नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अत श्री नवल नारायण कथा। और आज इस कथा का 31वां अंक। आज पूरे एक महीने के बाद मुलाकात हुई है। आखिरी मुलाकात 2022 में दिसंबर महीने में हुई थी। दिसंबर के आखिरी दिनों में इसका 30वां खंड आया था। और आज सीधे 3 फरवरी को आपके बीच आ रहा है 31वां खंड। आप में से बहुतों का सवाल होगा इतने दिनों का गैप क्यों हुआ। कुछ लोगों को लग रहा था कहानी बंद तो नहीं कर दी। तो कहानी बंद नहीं की गई है, कहानी जारी है। कहानी अपने समापन तक जारी रहेगी। मैं जो ठान लेता हूं उससे पीछे नहीं हटता। तो जब ये कहानी चल पड़ी है, आपके बीच ये आ रही है, तो ये कहानी भी पूरी होगी। और पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण भी आपके बीच पूरा होगा। अथश्री नवल नारायण कथा का सीक्वल 2 है पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण। क्योंकि कुछ मित्र कह रहे थे कुछ दिन इधर अथश्री नवल नारायण कथा बताएं और कुछ दिन पसाकोलॉजी भौजी बताएं। तो बताने में समस्या यह है कि जब तक आप अथश्री नवल नारायण कथा पूरा नहीं सुन लेंगे तो आपको पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो इसका सीक्वल 2 है। ये जो नवल नारायण के यहाँ जो ये बच्चा पैदा हुआ है ना, बकलेसवा, यही बकवास करते 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 एक दिन जो है प्रोफेसर बनेगा अपने उम्र के बुढ़ापे में। और वहीं पे जाकर के वो जो हमारी 20 साल की पसाकोलॉजी भौजी है, ये 40 साल वाले प्रोफेसर से जोड़ी जमेगा। तो वो कहानी फिर आपको बाद में बताते हैं। तो अब जब तक यहाँ बकलेसवा की पूरी कहानी ना हो जाए, तब तक पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण में वहीं तक कहानी जाएगी जहां तक कि रामाधार, मास्टर रामाधार और पसाकोलॉजी भौजी का खानदानी चरित्र चित्रण जहां तक होना है। क्योंकि पसाकोलॉजी भौजी बहुत बड़का खानदान से आई है, तो पसाकोलॉजी भौजी के खानदान का विश्लेषण जरूरी है। तो पहले वो पसाकोलॉजी भौजी के पूरे खानदान के बारे में जानिए। पसाकोलॉजी भौजी की दादी कैसे आई, दादा कैसे थे, दादी किस घर से आई थी, तभी तो खानदानी विश्लेषण होगा ना। क्योंकि हमें पता चला कि पसाकोलॉजी भौजी बहुत बड़का खानदान से आई हैं और इनके खानदान में रिवाज ही है बहुत बड़का से ब्याह कर देने का। तो आपको याद होगा जो आप पसाकोलॉजी भौजी उपन्यास देख रहे हैं उनको, कि पसाकोलॉजी भौजी की दादियों का भी दवाह मास्टर रामाधार से ब्याह हो गया था। तो वैसे ही पसाकोलॉजी भौजी के 40 साल वाला बुढ़ा से ब्याह हो गया। क्योंकि पसाकोलॉजी भौजी के जो पापा हुए पराजित मिसिर, आखिर वही नवाब के नाती थे ना। कहा जाता है ना कहावत गांव में, नवाब के नाती हैं कहा। तो वो तो असली नवाब के नाती हैं। और नवाब ने क्या किया था, वो पसाकोलॉजी भौजी के दादी के जो पिताजी हुए, या पसाकोलॉजी भौजी के पापा के जो नाना हुए, उन्होंने क्या किया था, बहुत बड़का से ब्याह करना है उनका भी तमन्ना था। तो उन्होंने द्वाह मास्टर रामाधार से अपनी बेटी का ब्याह लहसुन गंधा का कर दिया था। तो पसाकोलॉजी भौजी के पापा ने कहा जब हमारा नाना ब्याह कर सकते हैं तो हम वही नाना नवाब के नाती है ना, हम कहे नहीं अपनी बेटी का ब्याह कर सकते हैं बहुत बड़का से। और बहुत बड़का कोनो मिला नहीं, तो फिर 40 साल का प्रोफेसर पकड़ा गया, इसका भी ब्याह नहीं हो रहा था। खैर ये सब कहानी आपको वहां बतावेंगे। आज अभी नवल नारायण में आते हैं। आपका ये डाउट हमने क्लियर कर दिया कि वो कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। इसका सीक्वल 2 है। तो जहां पर ये बड़ा बाबू उपन्यास समाप्त हो जाएगा, वहां के बाद वो बकलेसवा की कहानी प्रोफेसर पुराण में आगे जारी होगा। तो बकलेसवा की कहानी पूरा जहां तक कि ये बड़ा बाबू उपन्यास में श्री नवल नारायण कथा में आती है, वहां तक आप सुनिए। उसके बाद आनंद लीजिएगा प्रोफेसर पुराण का, क्योंकि वहां सीक्वल 2 में फिर आएगा बकलेसवा के प्रोफेसर बनने की कहानी और पसाकोलॉजी भौजी से फिर मिलने की कहानी, फिर पसाकोलॉजी भौजी का पूरा खानदानी कहानी। आपके लिए मनोरंजन का पूरा इंतजाम है। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा इस कहानी में हम कहां पे थे। 30वें अंक में हमारे सम्मुख उपस्थित हमारे दो श्रोता, जनार्दन चाचा और संजय भैया,
और हमने उनको कहानी सुनाया था नवल नारायण के सार कंस का। नवल नारायण का जो सार है ना, कंस, वो अपनी शादी में अपने भाई हंस से खूब थुराए थे शादी के बाद। तो पहला ऐसा दूल्हा है कंस, जो अपनी शादी के बाद दुल्हन की विदाई के बाद अपने भाई से खूब सौटाता है। क्यों सौटाता है आपको याद ही है, पैसे का खूब हेरा फेरी किया था। ये भी आपको याद ही है कि हमने आपको बताया था कि कंस पैसे के मामले में बहुत ही बड़का वाला हरामी है। वो दुनिया में किसी का सगा नहीं हुआ पैसा को छोड़ के। तो आज बढ़ते हैं वहां से आगे जहां तक हमने आपको बता दिया था। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि कंस जी की छोटी बहन ने समझाया था हंस जी को, आप इसको मार पिटाई कर रहे हैं, अगर कंसवा सुसाइड कर लिया तो हंस जी को एक नया दृष्टि मिला कि अरे ये भी हो सकता है, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था। वैसे कंसवा इतना बड़का बेशरम है कि ये आदमी, ऐसे लोग सुसाइड नहीं करते हैं सामान्यतया, क्योंकि उनको पता होता है कि हम क्या किए हैं, और जब किए हैं उसके ऊपर भेद खुल गया है, उसके लिए लातम जुतम हो रहा है, तो काहे का सुसाइड करेगा। वो पैसा जो नहीं चोरी करता है, जो ये सब हेरा फेरी नहीं करता है, उसके ऊपर गलत इल्जाम लग जाए तो शर्मिंदगी में आदमी कर लेता है। लेकिन जिसको पता है कि हमने किया ही क्या है, तो वो अगर भेद खुल गया, पिटा गए, तो क्या हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी गुलजार रहती है। तो इसीलिए कंस की कहानी जितनी जरूरत है, इस कहानी में जितना जिक्र आ रहा है, आपको हम कंस का भी चरित्र चित्रण किए दे रहे हैं, ताकि आप समाज में जान जाइए कि कैसे कैसे बेशरम चरित्र यहाँ पे भरे पड़े हैं। अब अगर हम ये कहानी आपको नहीं बताते, तो आपको ये पता चलता कि अपने भाई के भरोसे कोई 8-8 को बच्चा पैदा कर देता है, खुद दुनिया में कुछ नहीं करता है, लेकिन बच्चा पैदा 8 को कर देता है। उसका एक ही काम दुनिया में जन्म लेने का है, बस 8 को बच्चा सुअर की तरह पैदा कर दिए अपनी सुअरी कंसिनी के साथ मिलके। फिर उनके देखभाल की जरूरत नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, बेचारे अपने आप पढ़ लिख के किसी तरह, और चचा के भरोसे पढ़ लिख के किसी तरह बेचारे आगे बढ़ते हैं। और जब उनमें से एक दो आगे बढ़ते हैं, तो उनसे भी पैसा मांगता है, कहता है हमको जीवन यापन के लिए पैसा दो। अरे बकलोल, तुम पैदा कैला दुनिया में हुआ था, पहले तुमको तुम्हारा भाई खिलावेगा, अब तुमको तुम्हारा बाल बच्चा पैसा देगा। तुम आया किस लिए था, केवल दुनिया में सुअर की तरह औलाद पैदा करने के लिए। और बातें इतनी बड़ी बड़ी करेगा, बाप रे, कभी बैठ जाइए तो आपसे उसकी बातों का वजन नहीं उठेगा। तो ऐसे कंस की कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो वो कंस पहला ऐसा दूल्हा है जो अपनी दुल्हन की विदाई के बाद, अपनी शादी के बाद खूब पिटाई खाता है। और जनार्दन चाचा और संजय भैया को हम बता चुके हैं, तो आपको भी पहले ही पता है कि कंस कोई नौकरी वोकरी नहीं करता था, उतनी पढ़ाई करता था कॉलेज में। तो कंस के भाई हंस जी तो चले गए अपना ड्यूटी, बोले तो ठीक है, अब हम इसमें टोका टाकी नहीं करते हैं। बहन के समझाने से उनको समझ में आ गया। ये हंस और कंस जी की जो सबसे छोटकी बहन थी ना, वो थोड़ी ज्यादा समझदार थी और मुंह लगू थी, तो आप मैं आपको बताया ही है। तो बाकी सब लोग उतना बात नहीं करते थे हंस से, जितना कि वो कर लिया करती थी। तो जब हंस जी ने की छोटी बहन ने समझाया कि बाबू गलत सलत कुछ कर लेगा, भैया आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसका पिटाई कर रहे हैं ब्याह होने के बाद, ठीक है वो गलती किया है, पैसा चुराया है। तो हंस जी इग्नोर करते हुए चले गए थे अपना ड्यूटी करने, और फिर कंस की जिंदगी मस्ती में कटने लगी। और उधर हमने आपको बताया ही था, ये कुर्था चले गए थे नवल नारायण लौट के अपना ड्यूटी पर। आपने वो जो साड़ू थे उनके, उनका नामकरण भी कर दिया था आह्लाद मिसिर, नैनसुख बीघा वाले। तो आह्लाद मिसिर के साथ नवल नारायण चले गए थे, नवल नारायण अपना ड्यूटी कर रहे थे, और वो आह्लाद मिसिर अपनी दुनिया में रम गए होंगे। और दोनों में प्लानिंग हुआ था कि कोई एक आदमी आवेगा और दोनों की मेहरारू को लिया के चला जाएगा, दोनों की नहीं आएंगे लिवाने। तो नवल नारायण वहां जाने के 15 दिन बाद फिर अपने साढ़ू महाराज को कहते हैं, आह्लाद मिश्र एक दिन मिलते हैं उनको आके कुर्था में, तो कहते हैं जाइए जी, सबको लेकर के आ जाइए, हमारा परिवार को भी लेते आइएगा, अपना परिवार भी लिया आइए। अब तो आह्लाद मिश्र पहुंचते हैं फिर पचनामा, और अपनी पत्नी का और साथ में
क्या कहते हैं, साली तो नहीं कह सकते, साली कहा जाता है जो अपनी पत्नी से छोटी होती है उसको। तो नवल नारायण की पत्नी यहाँ कह दीजिए, नवल नारायण की पत्नी और बच्चे और परिवार को लेकर के चले आए। और ये कैसे चले आए इसका भी बात आपको बताते हैं। चले आए इसलिए क्योंकि हंस जी ने उधर जाकर के ड्यूटी पे जाके उधर से चिट्ठी भेजा था, क्योंकि हंस जी को ये डर था कि कंसवा घर में है और उधर माया देवी भी घर में है, फिर ये दोनों जुगाड़ ना लगा ले, फिर कुछ गड़बड़ खेल ना हो जाए वहां पे। तो हंस जी वहां जाकर के तुरंत चिट्ठी लिखते हैं नवल नारायण को कि अपना परिवार बुला लीजिए, आपको खाने पीने का तकलीफ हो रहा होगा। लेकिन हंस जी का असली डर वो था कि अब कंस के हमने शादी कर दी है और कंस और माया फिर एक साथ है वहां पे गांव में, फिर बखेड़ा नहीं खड़ा हो जाए कुछ। तो जैसे ही हंस जी का चिट्ठी मिलता है तो नवल नारायण की बुद्धि जागृत होती है कि अपनी पत्नी को बुला लेना चाहिए। ठीक है कह रहे हैं। तब वो भेजते हैं आलाद मिस्र को, जो उनके साढ़ू भाई थे, और आलाद मिस्र जाके विदाई करा के अपनी पत्नी का और नवल नारायण की पत्नी को ले आते हैं वापस। इस बीच में समय फिर पंख लगा के उड़ता चला जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। और उधर वो जो बालक है रंजितवा, उसके जो असली माता पिता हैं वो कंस की शादी में बहुत थोड़े दिनों के लिए आए थे, क्योंकि जो आसरा दिया था हंस जी ने अपनी उस बहन को उस घर में, जो उनके पति हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो थोड़े थोड़े ठीक हो चले थे, घर आ गए थे, लेकिन इधर उधर घूमने की परिस्थिति नहीं थी। तो जब यहाँ पे पचनामा में शादी में बुलाया गया तो कुछ लोग वहां देखभाल के लिए रुक गए, और एक दो दिन के लिए ये हंस जी की बहन आई थी और शादी तुरंत अटेंड करके वापस चली गई अपने परिवार के बीच, क्योंकि उसको अपने पति का देखभाल वहां करना जरूरी था, जो उसके पति बीमार थे। तो वो जो शादी में आई थी, तो अब रंजितवा को देख करके, असली माँ है ना वो, तो उसके मन में भी बिछोह पैदा हो रहा है, क्योंकि जब भी मिलती है तो अपने बच्चे से बिछड़ने का गम उसके चेहरे पर बयां होने लगता है। तो हंस जी इससे भी परेशान थे, तो हंस जी नहीं चाहते थे कि माया बार बार रंजीतवा को लेकर के यहाँ पचनामा में आ जाए और वो बहन भी यहाँ पे मौजूद रहे या आती जाती रहे। तो दोनों का जब मुलाकात होगा तो फिर मतलब हंस जी भी असहज हो जाया करते थे जब रंजीतवा का उसके असली माँ के साथ मुलाकात होती थी, क्योंकि हंस जी ने ही माँ को मौसी और मौसी को माँ बना दिया था। तो हंस जी को अपना ये भेद खुलने का डर हमेशा बना रहा। तो हंस जी कभी नहीं चाहते थे कि ये माया यहाँ पे रंजितवा को लेके यहाँ पड़ी रहे और उधर से वो बहन भी आ जाए। तो कंस की शादी में तो कम से कम हंस जी के सामने ये समस्या नहीं रही, क्योंकि वो उधर तुरंत चली गई, तो हंस जी को एक तरह से राहत था। लेकिन हंस जी को ये डर था कि कंस और माया ना गुल खिला लें, क्योंकि हंस जी की परेशानियों का कोई अंत नहीं था, क्योंकि हंस जी समस्याओं का निपटारा ठीक से नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन में। जो करना चाहिए था, जो सजा देना चाहिए था, वो सजा देने में वो नाकाम रहे। उन्होंने कई गुनाह और कर दिए दूसरे के गुनाह को छुपाने के लिए। तो ऐसा आदमी जो कोई भी होता है, उसकी सारी प्रतिष्ठा एक दिन धूल में मिलनी तय है। तो जनार्दन चाचा बोला ये सुन के कि हाँ रंजन बाबू, यह बात एकदम सही है। तो मैं बोला जनार्दन चाचा, समय एक दिन सबका भेद खोल देता है। समय अपने गर्भ में, प्रकृति अपने गर्भ में कभी भी झूठी चीज को छुपा के रखती नहीं है। वो कोई ना कोई बहाना लेकर के आती है और पूरी सच्चाई एक दिन उगल देती है, क्योंकि प्रकृति का एक मूलभूत नियम है कि केवल सत्य को ही अपने गर्भ में धारण करेगी। इसीलिए जब असत्य का बोलबाला ज्यादा बढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि प्रकृति खुद ऐसे ऐसे कृत्य करती है और इस तरह से करती है
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सच ऐसे खुलना लिखा था। तो हंस जी के मन में वो जो अपना डर है, उस डर के कारण, अब अगर हंस जी ने सजा दे दिया होता, अगर हंस जी ने ये झूठ को छुपाया नहीं होता अपने हृदय में, तो उनको पूरा जिंदगी ये डर डर के नहीं जीना पड़ता कि कंसुआ और माया फिर कुछ गलत रिश्ते में पड़ के फिर कुछ बखेड़ा न खड़ा कर दे। ये सच्चाई दुनिया के सामने जग जाहिर कर देनी थी, सब सजा दे देनी थी, छुप छुप के रहने की। जब आपने कोई गलती नहीं किया है और आप मालिक हैं, तो आपको छुपने छुपाने की डर क्यों है? जो होना है वो हो जाने दीजिए ना, वो सच बात आ जाने दीजिए सामने। डर डर के उससे कब तक जिएंगे? लेकिन हंस का चरित्र ऐसा ही है, इसीलिए हंस की कहानी बतानी पड़ रही है। इसीलिए हंस के जीवन में जो भी ज्ञान हंस जी ने अर्जित किया, वो सब केवल किताबी ज्ञान बन के रह गया और वो किताबों में ही खत्म हो गया। क्योंकि जब आप ज्ञान से जो आपको प्राप्त होता है किताबों से, उसको आप अपने आचरण में नहीं उतारते हैं, तो उस ज्ञान की कोई कीमत इस दुनिया में फिर नहीं है। ऐसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे बहुत मिल जाते हैं, जो दुनिया को दिखाने के लिए सिद्धांतवादी हैं, न्यायवादी हैं, लेकिन वो अपनी घर की दहलीज पर ही न्याय नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग दुनिया को क्या न्याय सिखाएंगे? और ऐसे लोगों के कहे का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के कहने से इस प्रकृति में कोई प्रभाव भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जब आप मन, वचन और कर्म से खुद उस पे अमल नहीं करते हैं और आप किसी दूसरे को केवल एक कोरा उपदेश देते हैं, तो आपकी वाणी में वो ताकत और शक्ति कभी पैदा नहीं होगी जो कहीं परिवर्तन कर सके। तो संजय भैया पूछने लगे कि रंजन बाबू, इसके आगे क्या होता है? आगे की कहानियां में विशेष क्या होता है? हमने कहा संजय भैया, पंख लगा करके समय उड़ने लगा, जिंदगी कट रही थी सबकी अपने अपने तरह से। इस बीच में दो डेवलपमेंट होता है, दो चीजें यहाँ पे होती हैं। पहला कि कंसनी जी अब उधर मां बनने वाली हैं। ये खबर हंसनी जी के माध्यम से माया को, और उधर नेनसुख बीघा वाली जो साड़ू थे नवल नारायण के, और माया की जो बहन थी, उनको प्राप्त होता है। और इस बीच में एक दूसरा डेवलपमेंट, एक दूसरा काम ये होता है नवल नारायण के जीवन में, कि नवल नारायण के कृत्यों से कुर्था के लोग तंग आ गए। और जो महेश बाबू पोस्ट मास्टर थे, बहुत सारी शिकायतें उनको मिली, ये अनगिनत शिकायतें उनको मिली वहां पे। अब महेश बाबू के लिए परेशानी का सबब, नवल नारायण को वो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते थे, और उनका क्षेत्र था, वो अपने क्षेत्र में बड़ा ही प्रसिद्ध थे महेश बाबू। तो अपने क्षेत्र के लोगों का भी परेशानी देख करके वो परेशान हो रहे थे। एक दो बार नवल नारायण को उन्होंने सीधे सरल शब्दों में बताया भी, लेकिन नवल नारायण तो अपनी आदत से मजबूर थे। नवल नारायण को सैलरी से तो काम होने वाला था नहीं, अपना परिवार भी पालना है, बच्चे भी पालने हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां जो शीतल प्रसाद, जिनका मित्तल प्रसाद, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, और वो जो बुच्ची साव और वो महेंद्र लाल, इनका जो वो किस्त लेके बैठे हैं, उनको किस्त जो पे करना है तो नवल नारायण का काम चल नहीं रहा था सैलरी से। और हमने आपको बताया ही, बीच में कुछ इकट्ठा किए थे जमा करके किस्त देने के लिए, और माया का जो पैसा था वो जो परिवार नियोजन में अपना करा के आई थी, तो माया ने भी जो अपना ये नसबंदी ऑपरेशन करवाई थी, उसका भी जो पैसा जोड़ के रखी थी बेचारी, वो भी कंस लेके चले गए थे। और कंस ने अपने जीजा नवल नारायण से भी कुछ पैसे मांगे, तो नवल नारायण का जेब खाली हो गया था, वो भी पैसा उन्होंने दे दिया था। और उधर से तगादे पे तगादे आ रहे थे, बार बार खोज खबर ला रहे थे। एक राम नारायण मास्टर थे गांव के, वो वहीं आसपास में ही पढ़ाते थे। तो अक्सर बूची साहब और उधर मित्तल प्रसाद वो मास्टर साहब के हाथ से चिट्ठी भेज दें, अक्सर हर दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल दें नवल नारायण के नाम से।
अब नवल नारायण परेशान हो गए कि भैया ये 6 महीने का किस्त उधरों बकाया हो गया है, हाथ में पैसा है नहीं। तो नवल नारायण अपने कृत्य करने के लिए बेबस थे, एक तरह से मजबूर थे। तो नवल नारायण अपने कारनामे से बाज नहीं आ रहे थे। वो जब भी मनी ऑर्डर किसी को देने जाते तो बिना पैसा लिए उसे देते नहीं थे। और ये सब शिकायतें जब महेश बाबू को मिलती तो महेश बाबू बड़ा दुखी होते। तो इसी बीच में पोस्ट ऑफिस में एगो इंस्पेक्टर थे, वो आए। वो भी महेश बाबू की बहुत इज्जत करते थे। तो इंस्पेक्टर साहब का नाम था ऋषिकेश मिश्र। अब आपको एक और बात बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी अधिकारी होते हैं ना, उनमें से बहुत ही कम होते हैं जो ईमानदार होते हैं, नहीं तो अधिकतर जो है ये पैसे का लेन देन करके बहाली करना, ये उल्टा सीधा काम हर तरह का कृत्य करते हैं। तो जो कुछ भी उनके हाथ में होता है वो किया करते थे। तो ऋषिकेश मिश्रा जी भी एक ऐसे ही अधिकारी थे। और महेश बाबू उनकी बड़ी इज्जत करते थे। महेश बाबू पर ऋषिकेश मिश्रा जी की बड़ी कृपा रहती थी। तो महेश बाबू ने अपनी समस्या उनको बताते हुए ये कहा कि ये नवल नारायण का यहाँ से ट्रांसफर सर नहीं हो सकता है। से हमारे एरिया में हमारे लोगों के बीच में ना नवल नारायण हमको बदनाम करवा रहे हैं। हमको यहीं से रिटायर हो जाना है। हम चाह रहे थे कि हम अपने लोगों के बीच से रिटायर हो तो हमारा सम्मान बना रहे। अब हर दिन जब बाजार में निकलते हैं तो 10 गो आदमी बताता है कि सर आपके यहाँ का पोस्टमैन मनी ऑर्डर देने आया था तो ऐसे पैसा उगाही किया, बिना पैसा के मनी ऑर्डर में नहीं दिया, 4-5 दिन बहुत तंग किया। तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ शिकायत मिल रहा है। कुछ जगह से महेश बाबू को ये बैरंग वाली चिट्ठी का भी पता चला था। तो उन्होंने इसके ऊपर भी लगाम लगाने की कोशिश की थी नवल नारायण पर। लेकिन नवल नारायण अपना एक बुरा सा मुंह बना करके और खड़े हो जाते थे। महेश बाबू के सामने तो उनको दया आ जाती थी। और बड़ा ब्राह्मणों को प्यार करते थे महेश बाबू। और नवल नारायण एक ब्राह्मण होने का भी फायदा उठा रहे थे। तो ऋषिकेश मिश्रा जी जब आए तो उनको महेश बाबू ने बहुत अच्छे से समझाया कि सर ये नवल नारायण का कहीं ट्रांसफर करा देते और यहाँ हमको दूसरा एगो पोस्टमैन भेज देते ना तो ठीक रहता। से हमारा एरिया में नवल नारायण के चलते हमारा बदनामी फैल रहा है। और हम नवल नारायण को भी समझा रहे हैं तो समझ रहे नहीं हैं। और कोई ज्यादा बड़ा कार्रवाई कर देंगे, एक्शन कर देंगे तो फिर पाप लग जाएगा हमको। छोटे छोटे बच्चे हैं नवल नारायण के। तो वो जो इंस्पेक्टर साहब थे ऋषिकेश मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि अभी तो नवल नारायण की पोस्टिंग हुए 1 साल भी नहीं हुई है, तो अभी यहाँ से पोस्टिंग तो नहीं कर सकेंगे हम। हाँ, नवल नारायण को एक बात कहिए कि वो अगला पोस्टमैन से प्रमोशन के लिए क्लर्क का एग्जाम देने के लिए अपने उम्र के हिसाब से एलिजिबल है। क्योंकि ऋषिकेश मिश्र जी जानते थे कि नवल नारायण की नौकरी कैसे लगी है, कितने उम्र के हैं, कैसे हैं। तो उन्होंने कहा उनका अगला प्रमोशन एग्जाम के लिए वो अगर एलिजिबल हैं तो उनको बोलिए कि क्लर्की का एग्जाम दे, वो क्लर्क बनने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है उसका फार्म भरे। तो महेश बाबू बोले सर आप हमको दूर का सपना दिखा रहे हैं। अब वो कब फार्म भरेंगे, कब उनका सिलेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, परीक्षा देंगे, पास करेंगे कि नहीं, हमारा तो समस्या का निपटारा तुरंत ना चाहिए था। तब मिश्रा जी बोले महेश बाबू आप ऐसा बात मत करिए। आप नवल नारायण से फार्म भरवा दीजिए और नवल नारायण को कुछ पैसे का इंतजाम करने बोल दीजिए। उनको क्लर्क बनाने की हम गारंटी देते हैं, चाहे वो परीक्षा में कुछ भी लिख के आवे। हमने आपको बताया था कि इस कहानी के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में जो भ्रष्टाचार होता है, हम उसका भी कुछ पोल खोलेंगे, आपको बताएंगे कि ये कहां कैसे किस लेवल पर होता है। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके हमारी बात सुन रहे थे। तो संजय भैया ने कहा तो रंजन बाबू नवल नारायण ऐसे क्लर्क बने थे। मैं बोला संजय भैया तो आपको क्या लगता है
जनार्दन चाचा बोले था, तुमको पता नहीं है संजय, नवल नारायण तो ये सब काम कितना करते रहे, कितने लोगों का फिर ऐसे दलाल बन गए खुद ही भ्रष्टाचार के, कितने लोगों का फिर ऐसे करके काम करवाए हैं। संजय भैया मुंडी झुका के बोले, हाँ जनार्दन जी सही कह रहे हैं। तो अब महेश बाबू के कारण नवल नारायण का परिचय इंस्पेक्टर साहब ऋषिकेश मिश्रा जी से हो जाता है और उनकी बात कराई जाती है कि आप फार्म भरिए, परीक्षा दीजिए, आप परीक्षा में नहीं हो पास करेंगे तो आपका जुगाड़ सर लगा देंगे, आपको पार करवा देंगे, लेकिन कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो नवल नारायण के मन में लड्डू फूट पड़ता है, एक नहीं दो दो लड्डू, कि भाई प्रमोशन हो जाएगा, ये चिट्ठी बांटने से फुर्सत मिल जाएगी, हमको क्लर्क का नौकरी मिल जाएगा, हमारा रुतबा बढ़ जाएगा और यहां से कहीं पोस्टिंग भी हो जाएगा। तो नवल नारायण ने कहा कि ठीक है सर, हम पैसा का इंतजाम कर लेंगे और फर्मवा भर देते हैं और बाकी सर आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि हम परीक्षा में क्या कर पाएंगे कि नहीं। तो ऋषिकेश मिश्रा जी ने कहा कि आप कोशिश करिएगा अपने तरफ से कि परीक्षा पास करें और बाकी हम देख लेंगे। तो अंततोगत्वा क्या होता है कि अब आप खेल समझ ही गए हैं। नवल नारायण ने आगे 6 महीने के लिए जो किस्त जमा करके कुछ रखे थे और कुछ और जमा करके उनको देना था, वो बुच्ची का जो तगादा आ रहा था, उधर मित्तल प्रसाद जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, उनका वो सब जो किस्त बाकी हो गया था 6-7 महीने का, वो देने के लिए जाने वाले थे, वो सब पैसा उन्होंने जाके वो इंस्पेक्टर साहब ऋषिकेश मिश्रा जी को दे दिया। बोले अब सर हमको देख लीजिएगा। तो जब गांठ में पैसा पहुंचता है तो काम तो होना ही है ना। तो परिणाम यही हुआ कि नवल नारायण पास कर गए। अब नवल नारायण का प्रमोशन हो गया। आ गई भाई, चिट्ठी आ गई, सरकारी चिट्ठी कि नवल नारायण ये डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर गए हैं। अब नवल नारायण क्लर्क बनेंगे, किरानी बन जाएंगे। वही किरानी जिसके लिए नवल नारायण खुद कहते रहते हैं कि जब 100 गो हरामी मरता है ना तो एक गो किरानी पैदा होता है। तो हम तो आपको पहले ही बताए हैं कि और नवल नारायण कम से कम जब ऐसा 100 गो हरामी किरानी मरता है ना तो उससे जो पैदा होता है एगो किरानी, वो वाला किरानी बनने के लिए अब चल पड़े हैं। वैसे तो नवल नारायण वही वाला हरामी है जहां 100 गो हरामी किरानी नवल नारायण के कथनानुसार। अब सब किरानी लोग मेरे पीछे ना पड़े भाई, हम नहीं किरानी का कोई यहाँ पे एथी कर रहे हैं। ये सब नवल नारायण की बातें बता रहे हैं, ये सब उपन्यास का विषय है। तो नवल नारायण ऐसा कहा करते थे कि जो किरानी होता है वो हरामी होता है। जब 100 को हरामी मरता है तो एक किरानी का आत्मा पैदा होता है। ये अपने विभाग के उन किरानियों के लिए वो कहा करते थे जहां नवल नारायण का काम अटक जाता था और नहीं होता था। अब कहीं पेमेंट उमेंट फंस गया है, नहीं आ रहा है, तो जब जाएंगे तो किरानी मांगेगा पैसा दीजिए तो आपका पेमेंट आगे बनाएंगे, नहीं तो आपका पेमेंट रुकल रहेगा। तब नवल नारायण ये डायलॉग मारते थे कि जब 100 को हरामी मरता है तो एक किरानी पैदा होता है। तो हम नवल नारायण की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको नवल नारायण का चरित्र स्पष्ट कर रहे हैं कि जब ऐसा 100 गो हरामी किरानी मरता है जिसका नवल नारायण परिभाषा दिया करते थे, तब नवल नारायण की आत्मा का सृजन हुआ है धरती पर। तब नवल नारायण ने अवतार लिया था दत्त बाबू के घर में। ऐसे इतने हरामियों के मरने पर हमने आपको बताया ही था कितने अपशकुन होने लगे थे। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो आप पीछे जाकर के कहानी को फिर से सुन लीजिएगा। तो नवल नारायण का प्रमोशन का चिट्ठी आ जाता है कि अब नवल नारायण जी किरानी बनेंगे। लेकिन अब किरानी बनेंगे तो किरानी बनने से पहले तो नवल नारायण को ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। अब फिर समस्या शुरू कि अब नवल नारायण को पहले ट्रेनिंग में जाना है और ट्रेनिंग में जाने के बाद जब ट्रेनिंग पास कर लेंगे तब डिसाइड होगा कि अब नवल नारायण की पोस्टिंग कहाँ होएगी। तब तक उधर से हंसनी जी का चिट्ठी आ जाता है और चिट्ठी में हंसनी जी लिखती हैं कि मेहमान कौन से जी पिता बनने वाले हैं और हंस जी को भी छुट्टी मिल नहीं रहा है, वो आने वाले नहीं हैं। उधर दिन पूरा है,
से गागरपुर में कभी भी कंस जी पिता बन सकते हैं, और कंस जी दोंगा से पहले गांव जाएंगे नहीं, ससुराल जाने नहीं दिया जाएगा। और जब वहां बच्चा पैदा होगा तो उसका छठी से पहले घर से कुछ कपड़े और कुछ शगुन जाता है। तो नवल नारायण ने कहा कि आप क्या चाहती है, ये शगुन लेके हमको जाना है? तो हंसनी जी ने उधर से चिट्ठी में ही जवाब दिया कि नहीं, आपको फुर्सत नहीं होगा, तो आप ना अपनी पत्नी को बच्चों के साथ यहाँ पहुंचा जाइए। तो हम सोच रहे हैं कि रंजीत बाबू को भेज दें वहां पे। अब हंसनी जी को रंजीत बाबू याद आए कि कंस का जो वहां पहला औलाद होगा गागरपुर में, उसके कपड़े और उसका छठी का सामान लेकर के कौन जाएगा? तो रंजीत बाबू जाएंगे। ऐसा चिट्ठी उन्होंने लिखा। और नवल नारायण इधर बहाना सोच ही रहे थे कि हम क्या करें, अब हमको ट्रेनिंग में जाना है। तो नवल नारायण ने अपना परिवार को उठाया पठाया और जा करके बचनामा में छोड़ दिया हंसनी जी के सामने। तो वहां गए तो पता चला कि कंसो नहीं है, हंसो नहीं है। कंस अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जहां हंस जी रहते थे वहीं रह के हंस जी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तब तक पता चला कि उधर गागरपुर में जो है कंस का पहला औलाद पैदा हो गया है, और 3 दिन बाद उसका छठी है। तो छठी से पहले लेकर के निमंत्रण भेजना है। तो पहले तो दिमाग में आया था हंसनी जी के कि जो गजानन मिश्र है ना, वही गागरपुर के हाई स्कूल में पढ़ाने जाते थे। तो उनको लगा था कि गागरपुर में गजानन के हाथों भेज देंगे। और ये जो कांसनी जी की माँ थी ना, वो भी वहीं के प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। तो दोनों की कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। तो उन्हीं के माध्यम से खबर आया था कि हंसनी जी के पास कि कंसनी जी मां बनने वाली हैं। और उन्हीं के माध्यम से फिर खबर मिला कि कंसनी जी अब मां बन गई हैं, कंस को एगो बेटा हुआ है। तो जब मां बनने वाली थी का खबर आया था, तभी हंसनी जी ने सब प्लानिंग किया था कि तक कौन जाएगा हमारे यहाँ से, आप तो जैबे करते हैं, हंस जी आवेंगे नहीं, कंस जी आ भी गए तो जाएंगे नहीं, तो आप ही के हाथ से न्योता भिजवा देंगे छठी वाला, जब बच्चा हो जाएगा तो, खबर आएगा तो बातों बातों में गजानन मिश्र ने जिक्र कर दिया था कि कोई बात नहीं, जब कंस जी आपके दामाद पहली बार पिता बनेंगे तो उसका उधर से भी यहाँ से खबर भी हम वहां लेके जाएंगे, और वहां से जो मिलेगा निमंत्रण न्योता पे हानि, वो लेके यहाँ आवेंगे। तो कंसनी जी के माए ने वहीं ऑब्जेक्शन डाल दिया था, बोला कोई घर से नहीं आवेगा, घर का कोई आना चाहिए, आपके आने से थोड़ी चलेगा। तो ये बात भी आकर के गजानन मिश्र ने बता दिया था। तो हंसनी जी को समझ आ गया था। तो इसीलिए हंसनी जी को वो जो है ना, अभी सबसे आसान चीज नजर आया कि रंजितवा को बुला लिया जाए, रंजितवा को भेज दिया जाए गजानन मिश्र के साथ, वो छठी का कपड़ा लेकर के, न्योता लेकर के। तो नवल नारायण अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग में गया वापस लौट जाते हैं तुरंत पहुंचा करके। और इधर तैयारी तो पहले से ही हंसनी जी ने कर रखा था कि क्या भेजना है, और छठी से एक दिन पहले, ताकि छठी के दिन वहां पहुंच जाए। गजानन मिश्र के साथ रंजितवा को भेज देते हैं, कहते हैं बाबू सुबह चले जाइएगा और शाम को लौट आइएगा। अब रंजितवा जो है, वो कंस का जो उधर पहला पहला वाला बच्चा पैदा हुआ है, अब कहने के लिए तो बेटा पैदा हुआ है, लेकिन अब हम आपसे क्या छुपा सकते हैं। बेटा नाम के था, बाकी वो क्या जेंडर था अब आप समझ जाइए। वो लड़की भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, ये बाद में प्रूफ हो गया। रंजितवा जब जाके देखा था तो पूछ ही लिया था कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये लड़का है। तो कंसनी जी की माता जी ने बताया था, अरे बाबू ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। तो रंजितवा को जितना समझ था कि लड़का को क्या कैसा होता है लड़का, तो बोले ये लड़का जैसा तो दिख नहीं रहा है। तो कंसनी जी
ने कहा कि अभी छोटा बच्चा है ना, बाद में धीरे-धीरे जो है सब ठीक हो जाएगा। ये बाबू है, बाबू। आप ही की तरह एक बाबू है। तो रंजीतवा ने ये सब वापस आके ये सब बात बता दिया था। जब अभी वहाँ रंजीतवा जब पहुँचा है तो अब कंसनी जी को जब वो पैदा हुआ था पहला बालक, तो कंसनी जी की उम्र थी मात्र 17 साल। कंसनी जी का ब्याह एकदम स्वीट 16 में 16 साल में हो गया था। हंस जी भी पढ़ाई कर रहे थे। तो वहां जाने के बाद ये जो कंसनी जी की माँ है ना, रंजीतवा को आने नहीं देती है शाम में। कहती है नहीं, आज ही आए हैं, आज ही कैसे चल जाएंगे, कल हमारे यहाँ छठी है, तो कल हमारे यहाँ सब कुछ त्योहार टाइप एथी होगा, तो ये देखने के लिए रहेंगे ना, त्योहार टाइप जो हमारा मनाया जाएगा। तो वहां से न्योता लेके आए हैं, तो बाबू को नहीं जाने देंगे, बाबू को यहीं रहने दीजिए। तो गजानन मिश्र लौट गए अपना शाम को ड्यूटी खत्म करके। अब पहला बार रंजीतवा को वहां रुकना पड़ रहा है। ये जो हंस हंस जी के भाई कंस, कंस की पत्नी कंसनी, अब कंसनी क्या कर रही है, हाथ पकड़ के रंजीतवा को पूरा गांव में घुमाते चल रही है, हमर भगिना, हमर भगिना, हमर भगिना। अरे माने लग रहा है कि भगिना नहीं, पता नहीं कितना बड़का माल असबाब मिल गया है भाई। बचपना। अब एक 17 साल की लड़की को भले ही वो माँ क्यों ना बन जाए, उसका ब्याह क्यों ना हो जाए, उसका बचपना कैसे जाएगा। अब जितनी सहेली मिल रही है उसको दिखाते चल रही है, हमर भगिना, हमर भगिना, हमर भगिना। देखा हमर भगिना, पूरा गांव घुमा दी रंजीतवा को। हमर भागिना आए हैं, हमर भागिना आए हैं। महिला रंजीतवा पूछबो कि आपको शर्म नहीं आता है। तो कंसनी जी पूछी किसके लिए शर्म आएगा। तो इसके लिए कि आपका ब्याह हो गया, पूरे गांव में घूमते चलती हैं। तो बोले हमारे गांव है, हम पहले भी घूमते चलते हैं, हमको तो अच्छा लगता है सबके देखने में कि हमारी सखी सहेलियों का ब्याह नहीं हुआ है और हमारा ब्याह भी हो गया, हमको एगो बाबू भी हो गया, और हमको एगो भगिना भी हमारे आए हैं, तो हम क्यों शर्माए, हम तो पूरे गांव में दिखाते चलेंगे। तो पूरे गांव में इधर से उधर दिखाते चली। और वही क्रम में जिस दिन रजितवा पहुंचा था, उसको माँ के स्कूल में भी अपने लिया जाकर दिखाने के लिए लिया के गई। अब सोचिए कि जिस सामान्यतः एक मान्यता है बिहार में, माना जाता है कि प्रसूति गृह में रहती है जिसको बच्चा होता है और 20 दिन तक वो बाहर नहीं निकलती, उसको बिसौरी कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से माना जाता है और इसको ये भी माना जाता है कि मतलब उसमें छुआछूत का ही भावना माना जाता है कि अगर उस तरफ उसके पास कोई चला जाए तो उसको स्नान करना पड़ता है। लेकिन कंसनी जी के ऊपर ये सब कोई प्रतिबंध नहीं था, बड़ा आधुनिक टाइप का माहौल क्रिएट करके रखी थी। पूरा गांव घूम रही है वो तो छठी से पहले ही। अभी बच्चे का छठी नहीं हुआ है और प्रसूति का जो भार है, वो जो बच्चे को देखभाल करने का, वो कौन लेके रखा है, वो उनकी भौजाई सब लेके रखे हैं। हाँ, कंसनी जी की। और कंसनी जी की माता जी उधर स्कूल में अपना टीचर का ड्यूटी करने पढ़ाने जा रही है। जहां उनकी माता जी पढ़ाती थी वहां कंसनी जी लेके जाती हैं रंजितवा को। रंजितवा वहां देखता है लिखा हुआ है, एक बड़ा सा माँ का फोटो बना हुआ है, माँ के गोद में एक बच्चा है और वो माँ एक छोटी सी बच्ची टाइप है। तो रंजीतवा उस फोटो को बहुत गौर से देख रहा था। तो कंसनी जी की माता जी पूछती है क्या देख रहे हैं बाबू। तो बताता है कि हम ये फोटो देख रहे हैं और जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ था बच्ची के बच्चा होना ये कैसा अपराध। अब जो उस जमाने के होंगे, उस पुराने समय के, उनको ये सरकारी स्लोगन खूब चलता था उस वक्त। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने ये स्लोगन लगाया था। एक बच्ची के हाथ में छोटा सा बच्चा रहता है और वहीं पे लिखा रहता है, और यह अक्सर स्कूल के दीवार पे आप पेंटिंग में देखा करते होंगे कि इस तरह का चीजें लगा रहेगा। कई जगह ये पोस्टर के रूप में चिपका रहेगा, कई जगह पूरे दीवार पे ही पेंटिंग बना रहता था, ये लिख करके बच्ची के बच्चा होना ये कैसा अपराध। तो मैंने कहा ना, कांसनी जी के माता जी मास्टरनी, अब उनको समझाने का शौक, उन्होंने बच्चे को समझाया कि इसका मतलब ये हुआ छोटे बच्चे को बच्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए छोटी उम्र में ब्याह नहीं करना चाहिए। तब रंजितवा ने पूछ बैठा कितने उम्र में ब्याह करना चाहिए। तो कांसनी जी लगी मजाक करने की, आपको ब्याह करना है का बाबू। तो रंजितवा पूछा कि हाँ ब्याह करना है। मान लीजिए हमको भी ब्याह करना है, तब पूछ ले, पता कर ले कितना साल की उम्र में ब्याह होना चाहिए।
तो कंसनी जी के माता जी ने बताया कि 18 साल की लड़की हो जाए तब और 21 साल का लड़का हो जाए तब। अब रंजीतवा तो थोड़ा शुरुए से जिज्ञासु किस्म का बालक रहा है ना, और थोड़ा सा मुंह फाट भी रहा है, तो सीधे पूछ बैठा कि तो आपकी बेटी का उम्र 21 साल 18 साल हो गया है? क्योंकि रंजीतवा को कंसनी जी ने खुद बताया कि हम हाई स्कूल में पढ़ते ही थे, तभी ब्याह हो गया है। मैंने 10वां पास भी नहीं की थी। तो जो लड़की 10वां पास नहीं की है, निश्चित रूप से उसका उम्र कैसे हो सकता है 18 साल प्लस? तो कंसनी जी के माता जी ने बताया कि नहीं, अभी इसका जो उम्र है ना, जब ब्याह हुआ था तो 16 साल से थोड़ा सा ज्यादा था, अभी 17 हुआ है, 17 पूरा नहीं हुआ है ठीक से। तब रंजितवा पूछ बैठता है, आप ही के स्कूल में ये छापा हुआ है बच्ची के बच्चा होना ये कैसा अपराध है, और आपके घर में वही बच्ची के बच्चा हो गया, ये कैसा अपराध है? अब मुंह फक पड़ गया। जितना वहां मास्टरनी लोग थी, एक आध दो मास्टर थे, उस समय में वहां गजानन मिश्र भी थे आए हुए, क्योंकि लिया जाने के लिए आए थे। उस दिन उनको लिया के जाना था ना, जो मना कर दिया था कौंसनी जी की माता जी ने। सबका मुंह फक पड़ गया, क्योंकि अब सीधा जवाब नहीं सूझ रहा है। कौंसनी जी की माता जी कह रही हैं कि क्या करते, बेटी बोझ होती है, ब्याह करना जरूरी होता है, जब उचित लड़का मिल जाए तो ब्याह कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। तो फिर रंजितवा पूछ बैठा, आप ही कह रही हैं कि हमारे एको गो बेटी है, इसलिए इसको फ्री छोड़ दिए हैं घूमने के लिए। फिर अभी कह रही हैं कि बेटी बोझ होती है, जितना जल्दी ब्याह कर दे। तो ये बोझ है कि दुलरुआ बेटी है, जिसको आप फ्री छोड़ने के लिए और फिर आनंद लेने के लिए इसको पूरा गांव घूमने के लिए छोड़ दिए हैं? क्योंकि देख रहा था रंजितवा, और ये भी सवाल पूछा था कि बाबू को साथ लेकर के अभी तो इनको सोना चाहिए कमरे में, तो ये तो घूमते चल रही हैं, और बाबू का तो देखभाल कोई और औरत कर रही है। तो ये बाबू सच में किसका है? क्योंकि रंजितवा को यकीन ही नहीं हो रहा था। रंजितवा बचपन से जो देखा करता था कि जब बाबू होता है तो 20 दिन के लिए तो निकलता नहीं है, जिसका बाबू होता है वो बाहर ही नहीं निकलता है, ना वहां अंदर जाने दिया जाता है। जो जाता है उसको फिर स्नान करना पड़ता है। तो यहाँ कौन सा बाबू हुआ है भाई? अब कांसिनी जी के माता को कोई जवाब नहीं सूझा। गजानन मिश्र का भी चेहरा फक पड़ा हुआ था। तो जब ऐसा सवाल प्रश्न जब ऐसा उठ जाता है ना, तो बड़े लोग क्या करते हैं छोटे लोगों को दबाने के लिए, ये बड़े लोगों से ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए रंजीत। तो चलिए, जाइए घर जाइए, जाने दीजिए। लेकिन ये अनुत्तरित प्रश्न उस बाल मन में छप के रह गया। और रंजितवा को यह भी पता है कि ये प्रश्न जिसका उत्तर न कंसनी जी दे पाई, और न कंसनी जी की माता जी दे पाई, और न वहां उपस्थित उन शिक्षिकाओं के पास इसका उत्तर था, और न गजानन मिश्र दे पाए कि आप ही के स्कूल के ऊपर छपा हुआ है बच्ची के बच्चा होना ये कैसा अपराध, और 18 साल के उम्र में लड़की का ब्याह होना चाहिए। तो आपकी 17 साल की उम्र की लड़की का ब्याह भी हो गया, बच्चा भी हो गया, और आप मास्टरनी भी हैं जिसके स्कूल में लिखा हुआ ये, आप ये जानती हैं। और उसके आगे का बात हो गया कि एक तरफ आप कह रही है बेटी बोझ होता है, दूसरी तरफ कह रही है बेटी बड़ी प्यारी है, इसलिए इसको जो मन करता है वो करने के लिए छोड़ दिए हैं। तो दोनों में सच क्या है? इस प्रश्न का जवाब कंसनी जी और कंसनी जी की माता जी नहीं दे पाई, चेहरे फक पड़ गए। उसके बाद फिर रंजितवा वापस आता है, फिर जो आपको पहला ही बता दिया है वही सब होता है। अब रंजितवा पूछता है, ये बाबू नियर तो दिख नहीं रहा है। बाबू है तो बाबू होने का समान बाबू के साथ जो होता है वो कहाँ है? ये मैया भी नहीं दिख रहा है, लेकिन बाबू नियर भी नहीं लग रहा है। अब एक छोटे से बच्चे को जितनी समझ थी उस हिसाब से रंजितवा ने टोक दिया। तो कंसनी जी ने मजाक में पूछा कि तो आपको क्या लगता है, ना ये बाबू है ना मैया है? तो रंजितवा को जितनी जानकारी थी उसने कहा कि तो ये जो ना बाबू होते हैं ना मैया होते हैं, वो किन्नर होते हैं, किन्नर। तो खूब ठहाका लगा, लेकिन कहने के लिए वहां पे वो ठहाका लगा क्योंकि एक बच्चे की बात थी।
लेकिन उस बच्चे का बोला हुआ बात इतिहास में सत्य भी साबित होना था। तो ये जो कंस का पहला बालक हुआ, वो ना लड़का न लड़की, वो प्रजाति है किन्नर। इसको इतिहास ने बाद में साबित किया कि वो वही वाला जेंडर है जिसको आप नपुंसक लिंग कहते हैं। उसके अगले दिन कंसनी जी के घर से रंजितवा की फिर विदाई हो जाती है। पूरा दिन उनके यहाँ जो उत्सव हो रहा होता है, वो छठी का बच्चे का। तो वो जो कंस का पहला बालक पैदा हुआ है, जो बाद में प्रूव होता है कि वो नपुंसक लिंग है, उसका छठी का दूध उसको पिलाया जाता है। सारा उत्सव रंजितवा बहुत अच्छे से देखता है। पहली बार रंजितवा को उस उतने छोटे से बच्चे को जबरदस्ती दिया गया कि इसको गोदी में खिलाइए, आपका भाई है, आपके मामू का बेटा है, आपका मामेरा भाई है। तब रंजितवा उसका जितना खिला सकता था खिलाया, देखा, और उसका ध्यान बार बार वही चला जाए, ना ये बाबू है न मैया, ये है क्या। फिर वो शाम के दिन, उस दिन उसको गजानन मिश्र अपने साथ वापस ड्यूटी से लौटते हुए लेकर के चले जाते हैं। वहां लौटने के बाद हंसनी जी पूछते हैं वहां की एक एक घटनाएं। वो रंजितवा तो सब बता देता है कि वहां उसने क्या क्या देखा है। अब हंसनी जी परेशान, ये कैसन बात कह रहे हैं कि न वो बाबू है न मैया है। अब रंजितवा को मजा आने लगा, क्योंकि रंजितवा को वहां की सब बातें याद आ रही थी। तो वो कहने लगा रंजितवा कि तम्मा माने, न बाबू है न मैया, वो है किन्नर। आपके घर में किन्नर पैदा हुआ है, कंस मामू का बेटा नहीं, बेटी नहीं, कंस मामू को किन्नर पैदा हुआ है। तो अब माया लगी मारने, ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन बेचारे रजितवा को समझ ही नहीं था कि इसमें गलत क्या है। अरे भाई, ना वो बाबू है न मैया है, तो किन्नर ही ना होगा। तो वहां के लोग तो हंसे थे, यहाँ के लोग पचनामा वाले पिटाई कर रहे हैं, खास करके माया। और हंसनी जी को सांप सूंघ गया है। समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या रेस्पॉन्स दें। गजानन मिश्र कुछ बोल नहीं रहा है, गजानन मिश्र भी भक्क खड़े हैं। तो अंत में गजानन मिश्र समझाते हैं रंजितवा को कि बाबू ऐसा नहीं बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, बाबू हो मैया हो किन्नर हो कुछ भी हो, बोलते नहीं है। अब रंजितवा को यह भी नहीं समझ आ रहा है, बाबू होते हैं तो कहते हैं बेटा हुआ, मैया हुई तो कहते हैं बेटी हुई। आप उसको कह तो रहे हैं कि बेटा हुआ, बेटा जैसा दिख नहीं रहा है, तो दिख कैसा रहा है, किन्नर के जैसा। तो जहाँ भाई तक ये क्यों नहीं कह सकते कि किन्नर हुआ है कंस मामू को। और ना वो लोग समझा पाए कि किन्नर होना कहने में क्या बुराई है। अब भाई, अब रंजितवा के मन से ये बात नहीं गया। रंजितवा का दिमाग में वो बात चलते रहा कि ये क्या समझा रहे हैं, कुछ नहीं, छोड़ो जाने दो। अब फालतू अगर बोल के पिटाना कहला है। तो इस तरह से कंस के पहले औलाद का, जो कंसनी जी केवल शादी में आई थी, 4 दिन रह के चली गई थी, वहीं से कंसनी जी मां बन जाती हैं। और पहली औलाद के रूप में कंसनी जी 18 साल से कम उम्र में, इसीलिए कहते हैं कि छोटी उम्र में शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो औलादें ऐसी ही पैदा हो जाती है फिर। क्योंकि शरीर माता पिता का खुद ही विकसित नहीं है, बच्चे का शरीर क्या विकसित होगा वहां पे। तो कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर रह जाएगी। अब वो जो बच्चा पैदा हुआ उसका कसूर नहीं है कि वो किन्नर पैदा क्यों हुआ, ये उसके माता पिता का कसूर है। और उसके माता पिता से ज्यादा उनके जो लोगों ने शादी कराई उनका कसूर है कि छोटे बच्चे का क्यों शादी कर दिया। 18 साल से कम उम्र की लड़की का शादी क्यों कर दिया, जिसके स्कूल में लिखा हुआ है बच्ची के बच्चा होना ये कैसा अपराध। और वहीं पढ़ाने वाली मास्टरनी अपनी बेटी की शादी 17 साल से 16 साल की उम्र में कर देती है। 17 साल की उम्र में उसकी बेटी मां बन जाती है। तो संजय भैया कहते हैं रंजन बाबू, ये दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। सब चीज जो है ना, खाली किताब में लिखने के लिए है, दीवार पर पोस्टर चमकाने के लिए है, लेकिन अमल में लाने के लिए नहीं है। तो जनार्दन चाचा बोले लानत है, लानत है, लानत है, कंस को लानत है, कंसनी को लानत है, और कंसनी के भी माता पिता को लानत है, जिसने अपने 16 साल की बेटी का ब्याह कर दिया। 17 साल में कंसनी जी मां बन गई, और उसके बाद उनके घर में किन्नर पैदा हो गया।
तो मैंने उनको समझाया कि जनार्दन चाचा, अच्छा है आपने लानत भेज दिया, आज का ये 31वां एपिसोड खत्म करते हैं। लेकिन आपको याद नहीं है नवल नारायण भी 15 साल के थे तब ब्याह हुआ था। नवल नारायण भी 21 साल के नहीं थे। ये अलग बात है कि माया बहुत बड़ी थी। माया 27 साल की थी। कम से कम इस मामले में हंस जी को दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने छोटी बच्ची का ब्याह कर दिया था। लेकिन हाँ, जब भाई का ब्याह करने गए तो उधर नहीं देखे कि लड़की बहुत छोटी लेके आ रहे हैं। लड़की अभी 18 साल की भी नहीं है, शादी का उसका उम्र भी नहीं हुआ है, तो उसका खामियाजा भुगते कंस और कंसनी जी। उनकी जो पहली औलाद हुई वो किन्नर पैदा होती है, और जनार्दन चाचा और संजय भैया दोनों उधर लानत भेज दिए हैं। भेज दिए तो आपको पता ही है नियम, जब लानत भेज दिया जाता है तो कहानी खत्म हो जाती है। तो आज का ये अंक खत्म करते हैं और फिर आपको आगे मिलेंगे अगले अंक में। तो फिर हम आपको बतावेंगे कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है, इसके आगे क्या होता है। अब इसके आगे असली कहानी शुरू होने वाला है। असली चरित्र नवल नारायण का, माया का, और नवल नारायण के घर में ये जो अनूठा बालक रंजितवा, जो नवल नारायण का पुत्र नहीं है, माया का पुत्र नहीं है, इसलिए उनके जैसा नहीं है। लेकिन अब ये जैसा भी है, ये अपने आप में अनूठा है। और जब वो एक अनूठा मिल गया है ऐसे घर में जिससे उसका न गुण मिलता है, न उनकी बातें समझ आती हैं, तो अब आगे क्या होता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टोरी आपके सामने शुरू होने वाला है। और 1 महीना जो कहानी नहीं आपके बीच आया, तो ये भी स्केचिंग की जा रही थी कि क्या कहानी बताई जाए, किस हद तक बताई जाए, कहां तक बताई जाए और क्या नहीं बताया जाए। तो अंत में निर्णय लिया गया है कि आपको वीडियो फॉर्मेट में तो सब कुछ बता दिया जाए। किताब में कितना आएगा वो एडिटिंग के समय सोचा जाएगा कि किताब में कितने को रखना है और किसको कम करना है, क्योंकि ये सारी चीजें किताब में आएंगी तो बहुत ही मोटी किताब बनेगी। तो वीडियो फॉर्मेट में जब कहानी बता रहे हैं फिलहाल अभी हम खुद आकर के, तो यहाँ पे हर छोटी बड़ी चीज को बता दिया जाए। अब ये नवल नारायण कथा उपन्यास में कितनी चीजों को कम करना पड़ेगा, ये एडिटिंग के समय देखा जाए। तो आपको पता है जनाब कि मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और आपको यह भी पता है कि मैं अब चला जाऊंगा कह के आपको सप्रेम नमस्कार। तो मिलते हैं आगे, और फिर नवल नारायण की कहानी आगे जारी रहेगी। नवल नारायण की कहानी अंत होने तक जारी रहेगी, पर साइकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण भी आपके बीच अंत होने तक जारी रहेगा। इसीलिए देखिए, मैंने अपना जो तीसरा उपन्यास जो आपको यहाँ पे ऊपर लिखा रहता है, उसके ऊपर अभी कुछ से नहीं कर रहा, अभी फिलहाल उसकी कोई कहानी नहीं बता रहा। दास्ताने कुंज भवन, सुधाबाई का कोठा, हमने उसे साइड में रख दिया है अभी। पहले ये 2 कहानियां तो पूरी हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले अंक में, फिर इसके आगे की कहानी जारी रखेंगे। तब तक के लिए सप्रेम नमस्कार।